यूएस को एट लास्ट क्या बेनिफिट होने वाला है इस वार से? यूएस को नुकसान ज़्यादा है। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान से जंग की जाए। ईरान ने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया है। ईरानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने एटम बम बना लिया है, लेकिन अगर ईरान के पास नहीं है तो चाइना के पास तो है ना। क्या यूएस ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध होता रहे जिसकी वजह से मेरा वेपन बिकता रहे? कि वो चाहते हैं कि वार होती रहे। ये ट्रम्प ने खुद फैसला लिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कि उन्होंने अपनी फोर्सेज से कहा जाइए अटैक करिए। तो यूएस भी चाहता है कि ईरान करे इनके ऊपर अटैक। एटम बम एक नहीं चलेगा, अब कम से कम 2 एटम बम आप समझिए चलेंगे। लॉ जो है ना कमज़ोर के लिए होता है, ताकतवर के लिए नहीं होता है। यूएस टूट जाएगा, नेक्स्ट पावर कौन बनेगा? ह्यूमैनिटी दुनिया से 75% 80% ख़त्म हो जाएंगे इंसान। इतने एटम बम चल चुके होंगे कि 75% दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इंडिया का अपना स्टैंड क्या होगा इसमें? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो हर चीज़ को तय कर रहे हैं। इधर डॉलर भी बहुत बढ़ गया, स्ट्रांग हो, और दुनिया में चाइना का जो है वो दखल बहुत बढ़ गया। जब जेलेंस्की ट्रम्प से हेल्प मांगने के लिए गए तो उन्होंने उसको इडियट बोला था पब्लिकली। ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन। आज पूरी दुनिया एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति, ईरान और इजराइल के बीच टकराव और दुनिया के बड़े देशों के बीच बढ़ती शक्ति की राजनीति, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर दुनिया किस दिशा में जा रही है? क्या सच में ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? क्या अमेरिका की आक्रामक नीतियों के पीछे केवल सुरक्षा है या इसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं? क्या युद्ध सिर्फ विनाश लाते हैं या कुछ देशों को इससे फायदा भी होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं जस्टिस वीडी नकवी सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। शुक्रिया। सर ट्रम्प के आते ही यूएस वार में चला गया। पहले चाइना के साथ उसने वार किया, टैरिफ वार, फिर फ्रांस के साथ मिलकर के 200% का टैरिफ लगाया फ्रांस के ऊपर। फिर उसके बाद में उसने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। पहले ट्रेड वार किया, फिर मतलब जंग कर रहा है। मतलब ट्रम्प के आते ही यूएस इतना आक्रामक क्यों हो गया? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन। जी। अमेरिकन जो और प्रेसिडेंट थे वो बिजनेसमैन नहीं थे। तो बिजनेसमैन ये देखता है कि हमें माली फ़ायदा हो रहा है या माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को ऐसे देखा कि सारी दुनिया के लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम हमारी ये चीज़ें बेच रहे हैं। इधर डॉलर भी बहुत बढ़ गया, स्ट्रांग हो गया। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा 92 रुपीज़ में डॉलर हम खरीद रहे हैं। तो उससे डॉलर बड़ा होने से अमेरिकन जो हमारे इंडियन गुड्स हैं ना, वो सस्ती हो गई। तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लोग इंडिया से ख़रीदना चाहेंगे, लोग बांग्लादेश से ख़रीदेंगे, लोग पाकिस्तान से ख़रीदेंगे, क्योंकि ये गरीब मुल्क है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है। तो उसने देखा कि सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में लेबर बहुत महँगा है, जी। तो अमेरिकन्स तो आउटसोर्स करते हैं ना, जो अपनी अभी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो बहुत कम इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत महँगी है। वहाँ $25 पर आवर या $20 पर आवर, तो 4-5-6 घंटे काम किया, पता चला हो गए $100-200 पर डे, तो वो बहुत महँगा पड़ता है। इंडियन मज़दूर बहुत सस्ता पड़ता है। यहाँ बेचारा $1 में काम करने को तैयार है, $1 ₹80 ₹90 में आप उससे काम ले लीजिए 2-3 घंटे का। तो ये फ़र्क हुआ। तो इस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ा और दुनिया में चाइना का जो है वो दखल बहुत बढ़ गया। जी। चाइना ने जगह-जगह पोर्ट्स बना लिए, चाइनीज़ चीज़ें सस्ती थीं, तो इसलिए लोग चाइना की चीज़ें खरीदने लगे। इवन इन अमेरिका भी जो इम्पोर्ट है, वो मैं समझता हूँ 40% गुड्स का शायद चाइना की है। इधर बांग्लादेश का भी बढ़ गया इम्प तो उन्होंने कहा, भई हर मुल्क फ़ायदा उठा रहा है, हमसे पैसा कमा रहा है और हम नुकसान में। इसलिए उन्होंने टैरिफ लगाया। जी। उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, चाहे फ्रांस पे या दुनिया में चाइना पे और इंडिया में भी इंडिया देखिए, में भी लगाई। इंडिया को किस तरह से उन्होंने प्रेस किया कि नहीं, हम ट्रेड डील करेंगे, और हमारी कंट्री को भारत मजबूरी उनकी टर्म्स पे तैयार होना पड़ा। जी। और स्ट्रेट डील में सारी एग्रीकल्चर चीज़ें लाएँगे, सारे गुड्स लाएँगे वो अपने, तो सब फ़ायदा उठाएँगे। इसलिए वार की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, जी। वो इसलिए कि वार तो सिर्फ़ इज़्ज़त से हो गई कि नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान से जंग की जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए। उनका ये मानना है कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क कमज़ोर रहेंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम उतना ही सेफ़ रहेंगे। दूसरा जो ज़ायनिस्ट थ्योरी है, हमारा एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, जैसा वो सोचते हैं
कि हम सारी अरब वर्ल्ड पे, अरब लैंड में हम हुकूमत हम करें। तो वो जो प्लान था, वो उसको एक्सपांड करना चाहते थे और ये बात आ गई है कि नेतन्याहू ने किसी से कहा कि मुझे 40 साल लग गए इस बात को तैयार करने में अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि वो मेरे साथ वार में शामिल हों। और देखिए वो वार हो गई और अब वार क्या नतीजा आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, तो ये दुनिया देखेगी। वार से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। क्या कोई ऐसी भी मतलब यूएस वार में गया, मना मना करके उसको इज़राइल लेके वार में गया। मतलब यूएस को एट लास्ट क्या बेनिफिट होने वाला है इस वार से? देखिए, मुझे तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता जी। यूएस को। यूएस को नुकसान ज़्यादा है, लेकिन एक ये होता है पॉलिटिकल डोमिनेशन जो वो थ्रेटन महसूस करते हैं कि हमें दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें नहीं मानते। जी। भई अरब लैंड में सब उन्हीं की बेसिस थे, सब उन्हीं को पैसा देते थे, उनकी सिक्योरिटी का और उनके लो एम्प्लॉयड थे, बिज़नेस भी सब उनसे कर रहे थे। अरब का बहुत पैसा यूएस में लगा हुआ है। आप समझिए कि आपको याद होगा जब पहले जो एक वॉर हो रही थी जो सद्दाम हुसैन की उसमें ओसामा बिन लादेन के तब पीछे पड़ा हुआ था अमेरिका और बात को अल्टीमेटली मार दिया। तो कितना पैसा अरबों का ओसामा बिन लादेन का फॉरफिट कर लिया उन्होंने। आप ये समझिए, हुँ। फॉरफिट कर लिया कि अपनी बैंकों से आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। किसी को बताया पैसे तुम उसके एजेंट हो, इस तरह से अमेरिका करता है। इनवाइट ज़रूर करता है हमारे यहाँ पैसा लाइए हमारी बैंकों में, लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते ओके। वहाँ से। इसलिए वो जो पिछली बार का जो तजुर्बा है हमारे सामने, वो अब जो वार हो रही है उसके भी आफ्टरमाथ और उसके नुकसानात हमें बाद में नज़र आएँगे कि वो अपने जो नुकसानात हैं, वो अरब वर्ल्ड से पूरा कराएगा कि हमें इतना वार में नुकसान हो गया, आप इतना कंट्रीब्यूट करिए। क्या ये मना कर पाएँगे? जो उसके पेरोल पे है या जो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी है, वो जितना चाहेगा पैसा वसूल करेगा। ओके। अच्छा, अगर ईरान ये वार हार जाता है, जी। तो इंडिया ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है ईरान में, जैसे वहाँ पे पोर्ट डेवलप किया है। जी। तो इंडिया को एट लास्ट क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए ऐसा जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था चाबहार पे, वो तो सब खत्म हो गया ना। जी। भई ट्रम्प ने कहा कि आपको विथड्रॉ करिए, हमारे भई प्राइम मिनिस्टर ने विथड्रॉ कर लिया, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो सब डूब गया ना। जो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया। अब अगर ऐसा हो कि ईरान वार हार जाए और अब प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाए वहाँ वगैरह ऐसा हो जाए, तो फिर शायद हमारा इन्वेस्टमेंट हमें फिर वापस मिल जाए, फिर हमारा शायद दखल हो जाए। ये शायद हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, मेरा आंसर हाइपोथेटिकल है। ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नुकसान हो गया। अभी वार के टाइम में ईरान में भूकंप आया, जिससे मतलब पहले तो गेस किया गया कि ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया। आपको क्या लगता है ईरान ने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया है? देखिए ऐसा है कि एक न्यूज़ ये भी आई है, ईरानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने एटम बम बना लिया है। जी। लेकिन आज की दुनिया में ये कहना कि ये न्यूज़ वाक़ई सही है या एआई जनरेटेड है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक ईरान से नहीं है, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसके बारे में मैं बहुत नहीं कह सकता। लेकिन अगर ईरान के पास नहीं है तो चाइना के पास तो है ना, जी। रशिया के पास तो है ना एटम बम, तो जो उनका साथ दे रहे हैं, तो आप समझिए कि ईरान के पास भी है। सही बात। अगर अगर ये चाइना के पास है, रशिया के पास है और ये इसके एलाई बन गए हैं, दरपर्दे ही बन गए हो और जो जितना अटैक प्रिसिजन से ईरान कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं चाइना की सपोर्ट है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो प्लेन गिरे इंडिया पाकिस्तान वॉर में, हुँ। वो भी कहीं न कहीं चाइना पीछे से सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, वरना ऐसा नुकसान नहीं होता। जी। यूएस का जो मेन बिज़नेस है वो वेपन का है। यूएस सबसे ज़्यादा वेपन बेचता है पूरे वर्ल्ड को। क्या यूएस ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध होता रहे जिसकी वज़ह से मेरा वेपन बिकता रहे? देखिए, आपका ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। इसको हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि साहब जो गवर्नमेंट है वहाँ की, हुँ। वो इसलिए वार कर रही है। अव्वल तो ये वार गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। जी। ये वार वार कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर नेतन्याहू, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक। लेकिन एक डीप स्टेट होती है। डीप स्टेट ऐसी फोर्सेस का को सर्व करती है, जैसे वेपन इंडस्ट्री है, जैसे कार इंडस्ट्री है, जैसे ड्रग इंडस्ट्री है, जैसे आप समझिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। ये जो पीछे से जो फोर्सेस है दुनिया में, इनको डीप स्टेट कहीं न कहीं इंटरेस्ट सर्व करता है और ताकि वो चाहते हैं कि वार होती रहे और वार हम ये देख रहे हैं कि वार होती रही है पिछले सालों में जब से हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, यूएनओ बनी, उसके बाद हमने देखा
कि वियतनाम वार हुई, कोरियन वार हुई और इंडिया पाकिस्तान की 3 वार हो चुकी, चौथ 4 वार हो चुकी, बल्कि 3 नहीं 4 हो चुकी। तो ये वार जो हो रही हैं, ट्रिगर्ड वार है। भाई बताइए इंडिया पाकिस्तान में वार करने का फ़ायदा क्या है? मुझे आप बता दीजिए। दोनों पड़ोसी मिलके अगर काम करें तो उन हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, तरक्की करेगी, उनको सस्ता सामान मिलेगा। लेकिन दुनिया की कुछ ताकतें हमें मिलने नहीं देंगी, इसीलिए हम मिल नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए। अभी इस वॉर में यूएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नाटो में 32 कंट्री हैं टोटल। बिल्कुल है। नाटो का जो एक्चुअल मतलब था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम 32 कंट्री मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। बट आज के टाइम पे यूएस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नाटो का। बट उसके जो यूएस के बाद के जो पावरफुल कंट्री है जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये सब मतलब विरोध में हैं इस युद्ध के कि हम नहीं आपके साथ हैं इस वॉर में। तो क्या इसके बाद में नाटो के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वॉर खत्म होता है उसके बाद? देखिए, आपका सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेटो का ये पैक्ट है कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो जी, हम शामिल हो जाएँगे। मतलब ये है कि नेटो कंट्रीज़ जब डिफेंस करने पाएगा तो हम एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे। इस वॉर में अमेरिका पे किसी ने अटैक नहीं किया था। सही बात है। अमेरिका ने ही अटैक किया है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने वार का फैसला नहीं लिया। ये ट्रम्प ने खुद फैसला लिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कि उन्होंने अपनी फोर्सेस से कहा जाइए अटैक करिए। इसलिए नेटो के अंदर जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं कि वो इन प्रिंसिपल ये नहीं मानते कि ये वार सही है। अगर मान लीजिए अमेरिका पे कोई मिसाइल मार देता है ईरान, तब ये बात नेटो पैक्ट के हिसाब से हुँ, सबको शामिल होना पड़ता। वो ये कहते हैं कि नहीं वार आपने शुरू करी है। अच्छा, मोरल अथॉरिटी यूँ कमज़ोर हो गई है मिस्टर ट्रम्प की, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल के जो फ़िल्म्स हैं, जो सीरीज़ है, लोग दुनिया देख रही है। तो ये लोग मानते हैं कि ये नेतन्याहू की दोस्ती और ज्यूश लॉबी और जो है उस वो वार करा रही। इसलिए हमने देखा कि बल्कि फ्रांस नहीं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वोकली कहा कि हम ना बेसिस देंगे, हम ना इस वार में शामिल हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कहा तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी यही था, कहा तो फ्रांस भी यही कह रहा था, लेकिन सबने ये कह दिया आप हमारे बेसिस से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप हमें शामिल मत करिए। जी। तो अल्टीमेटली जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो इतने डिपेंडेंट है अमेरिका पे कि उनको अल्टीमेटली अमेरिका के साथ जाना ही होगा। अस न बस उन्हें जाना होगा, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो ओबलाइज्ड हैं। सबका ये मानना है कि हमको हिटलर से अमेरिका ने बचाया, हमको जापान से एक्सिस फोर्सेस थी उनसे बचाया, वो ओबलाइज्ड है। और इस तरह से एक और एंगल है, वो वार को जो है वो रिलीजियस वार का रंग दे रहे हैं। अब जो डीप स्टेट वाले हैं कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये एक रिलीजियस वार है, हमें शामिल होना हो। तो ये वार यहूदी ईसाई वर्सेस इस्लाम की एक वार का रंग दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ अल्टीमेट जाएँगे अगर वार बढ़ेगी। अगर वार 8-10 दिन में ख़त्म हो जाए, कोई चीज़ एकॉर्ड हो जाए, बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए, तो ये वार ख़त्म भी हो सकती है 8-10 दिन में, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये 10 दिन में नहीं ख़त्म हुई, तो समझ लीजिए ये फॉर मंथ्स भी जा सकती है, 2-4 महीने भी जा सकती है वार। जी। यही सेम चीज़ हुआ जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूक्रेन का हेल्प बहुत सारा मतलब यूएस ने किया। इसकी वजह से उसने इतना लंबा वॉर किया। बिल तो क्या इस वॉर में रसिया भी मतलब इम्पैक्ट डालेगा इस वॉर में जिससे ज़्यादा दिन तक इज़राइल सर्वाइव कर सके वॉर? देखिए, रशिया को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूएस, जी। नाटो कंट्रीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ उसे भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दरपर्दा कर रहे हैं। तो रशिया भी चाहेगा कि अमेरिका ज़्यादा दिन एंगेज रहे ईरान के साथ वॉर में और वो जंग बढ़ी हो ताकि वो अपना बदला ले सके। ये र रूस और चीन एक तरफ खड़े हैं, अमेरिका और इज़राइल एक तरफ खड़े हैं। इज़राइल को आप एक स्टेट समझिए, अलग कंट्री मत समझिए, उसको अमेरिका की स्टेट समझिए, क्योंकि जिस तरह से वो उनका अपना कोलैबोरेशन है और जिस तरह से वॉर हो रही है, मैं नहीं मानता कि वो इसराइल कोई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। वो अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता। अगर ट्रम्प ये कहे कि वार रोक दो, तो वार रोकनी पड़ेगी। अगर वो कहेंगे वार कंटिन्यू तो कंटिन्यू करना पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 2 का डिस्कशन किया आपने। वर्ल्ड वॉर 2 में जिन कंट्री ने इस वॉर को जीता था, 5 कंट्री के पास वीटो पावर है।
बट उसके बाद उन्होंने बोला कि अब वार हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए बना रहे हैं जिससे वर्ल्ड में कभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देंगे। बट एट लास्ट रसिया भी यूक्रेन के ऊपर वार किया, उसके बाद में यूएस भी का ईरान के ऊपर अटैक किया, तो फिर यही पावरफुल कंट्री दोबारा वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यूएनओ बॉडी जो है ना, वो एक बहुत कमज़ोर सी बॉडी है, बड़ी लच्चर बॉडी है। उस पे सब डोमिनेशन अमेरिका का ज़्यादा है। वो फंड से उसको चलाते हैं, वही तनख्वाह देते हैं, वही ज़्यादा फंड करते हैं। तो जब फंड करते हैं तो ज़्यादा बात उन्हीं की चलती है। जी। लेकिन ये बात सही है कि वीटो पावर पाँचों को है, वो वीटो कर देते हैं। मान लीजिए ये प्रपोज़ करेगा चाइना और रशिया कि नहीं साहब, वार जो है वो नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। तो ये जो चक्कर है वो अब पोल खुल गई है, अब उसमें कुछ बचा नहीं, यूएनओ में कुछ नहीं बचा, जिस तरह से वार हो रही है। और वार होने के बाद तो कोई अथॉरिटी यूएनओ की ऐसी नहीं है कि वार रुकवा सके। ये तो बड़े लीडर्स पे बेटर सेंस प्रिवेल कर रहे हैं, वो रियलाइज़ करें कि भाई ह्यूमन लॉसेस हो रहा है। और अमेरिका के अंदर ये बात हो, वहाँ की पब्लिक ये फ़ोर्स करे कि नहीं, आपको वार रोकना है। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप को उसकी कितनी बात मानते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। ईरान जो अपने मतलब पड़ोसी मुल्क पे अटैक कर रहा है, इसके पीछे मतलब यूएस भी चाहता है कि ईरान करे इनके ऊपर अटैक, क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा व्यापार जो वेपन का है यही कंट्री है। फ्यूचर में कुछ कंट्री का भी कुछ न्यूज़ भी आ रहा है कि हम अपने आर्म फोर्स बनाएंगे, हम अपनी चीज़ें रखेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो क्या यूएस चाहता है कि ये लोग अपना फोर्स बनाएं और फिर वो हमसे ही खरीदेंगे? देखिए, इस मामले में मैं ये बात कहूँगा कि अब तक तो अमेरिकन कंट्रोल में वो कंट्रीज़ थे। जी। जब बेसेस उड़ा दिए ईरान ने, तो अब थोड़ा-सा लूज़ हुआ कंट्रोल उनका। जी। ये लूज़ हुआ कंट्रोल तो वेपन वो अमेरिका से फिर खरीदेंगे, इस बात की गारंटी नहीं कर सकते आप। वो चाइना से भी वेपन खरीद सकते हैं। आप देखिए कि जो मिसाइल्स हैं, ईरान ने क्या थ्योरी अपनाई लड़ाई की, उन्होंने कहा कि भाई हम एयर फोर्स हमारे पास कुछ है नहीं, हम बढ़ा भी ना हवाई जहाज़, तो हम नहीं बॉम्बार्डमेंट नहीं कर सकते अमेरिकन एलाइज़ पर। उन्होंने ये प्लान किया कि हम मिसाइल से जो एक सस्ता हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा वार के लिए, तो उन्होंने मिसाइल बना लिया और मिसाइल से वो अटैक कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी सब शामिल है। मैं ये नहीं मानता कि ईरान कोई अकेले लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के साथ पीछे से खड़े हैं और उनके साथ वो एलाई है। और आगे जंग जितनी बढ़ेगी, उसमें ये बात बहुत ओपन होती जाएगी कि ये लोग साथ खड़े हैं। भाई चाइना ने स्टेटमेंट दे दिया, रशिया ने भी कह दिया ईरान हमारा दोस्त है। तो चीज़ें तो अब सामने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ ओपन है। आपने कहा कि यूएस मतलब पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है यूक्रेन का, बट पब्लिकली जब जेलेंस्की ट्रम्प से हेल्प मांगने के लिए गए तो उन्होंने उसको इडियट बोला था, पब्लिकली कैमरे पे बोला था। तो किस हद मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे वो यूक्रेन को? देखिए ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का बात करने का तरीका है, जी। डोमिनेटिंग स्टाइल, डोमिनेटिंग स्टाइल। ज़ेलेंस्की से ये कहना कि साहब वो सूट ही पहने हैं, हुँ। हैं? लेकिन ज़ेलेंस्की इसलिए सुनता रहा कि भई हम अमेरिकन सपोर्ट के बिना नहीं लड़ सकते। इसलिए उसने सुना, उसको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त किया, उसने बाइंदा फिर मिला ट्रम्प से, तो वो सूट पहन के मिला, फिर उस ड्रेस में नहीं मिला, आपने देखा होगा, नोटिस करिए आप। तो यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है, आप देखिए कि कुछ हिस्से पे तो रशिया ने कब्ज़ा ही कर लिया है। हुँ। अब इस बात पे ट्रम्प कह रहे थे कि भई ख़त्म करो, ये जगह दे दो। हुँ। डॉनबास का जो एरिया है उनका, उसका उस पे दे दो रशिया को, तब और रशिया भी यही चाहता है, वो एरिया हम नहीं छोड़ेंगे, आप सीज़-फायर कर लीजिए। तो इस तरह से यूक्रेन वार और ईरान वार को जो है, ईरान-इज़राइल वार को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ये आइसोलेशन में नहीं है। ये लड़ाइयाँ एक-दूसरे का काउंटर है कि आपने हमें यहाँ फँसाया, यहाँ नुकसान पहुँचाया। अभी रशिया में तो क्रेमलिन तक पे अटैक हो गया। आप समझिए यूक्रेन ने कर दिया। तो इधर इसी तरह से रशिया चाहता है कि अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो, नुकसान हो, अमेरिका और इन्वॉल्व हो, ताकि वो यूक्रेन की मदद करने के काबिल ना रहे, ये है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में मतलब सोवियत यूनियन टूटा, रसिया 22 कंट्री में टूट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएस भी टूट जाए? मुझे तो ये लगता है कि ये वक़्त आ गया है कि जब 50 स्टेट है उसके, और उन्होंने भी एक यूनियन बनाया है आपस में कि हम लोग सब साथ रहेंगे,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर वॉर बहुत बड़ी हुई, लंबी हुई, फॉर मंथ्स गुज़र गए जाए लड़ाई को, तो लोग ये सोचेंगे, क्योंकि कुछ स्टेट बहुत रिच है अमेरिका में, कुछ स्टेट गरीब हैं। तो कुछ स्टेट ये कह सकती है कि हम खर्चा कब तक बर्दाश्त करें। कैलिफ़ोर्निया द वेरी रिच स्टेट, आप समझिए। वहाँ का गवर्नर कह रहा है कि आपको वॉर में नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। इसके कोई मायने रखते हैं। ओरेगन वगैरह नहीं है ऐसी स्टेट, बफलो नहीं है ऐसी, टोलेडो की स्टेट, ओहायो नहीं है। छोटी स्टेट अगर कहती तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि कैलिफोर्निया गवर्नर का कहना इट्स ए मीनिंगफुल थिंग, आप समझ लीजिए कि वो कह रहा है। तो लेकिन अगर वार रुक जाएगी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग हो, लेकिन वार बहुत बड़ी हो जाए, दुनिया में एटम बम चल जाए, 1-2 एटम बम चल जाएँ, एटम बम 1 नहीं चलेगा, अब कम से कम 2 एटम बम आप समझिए चलेंगे। क्यों? और मुझे चाइना की व क्योंकि बदले में चलेंगे ना। हुँ। अगर एटम बम मेरे पास नहीं है तो मैं उधार लेके खरीद के चला दूँगा, ये है ना, आप समझ लीजिए ये। एटम बम के तो मतलब ट्रेड पे तो बैन है ना? लेकिन ऐसा है ना, बैन छोटे मुल्कों पे है ना, जी। ताकतवर जो अल्टीमेट पावर्स है दुनिया की, वो तो किसी कानून को मानते नहीं, किसी रूल को नहीं मानते। आपने देखा नहीं, मादुरो को उठा लिया अमेरिका ने, मियाँ बीवी को उठा लाए, पकड़ लाए वहाँ। तो वो कौन से लॉ को मानते हैं भाई? लॉ जो है ना कमज़ोर के लिए होता है, ताकतवर के लिए नहीं होता है। आपने कहा कि यूएस टूट सकता है, तो अगर यूएस टूट जाएगा, इन केस यूएस टूट जाएगा, तो क्या नेक्स्ट पावर कौन बनेगा? देखिए, वो सिचुएशन एक इमेजिनेशन है। हुँ। ह्यूमैनिटी दुनिया से 75% 80% खत्म हो जाएँगे इंसान। अगर हम ये इमेजिन करें कि अमेरिका टूट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि इंसान 20% ही बचेंगे, क्योंकि इतने एटम बम चल चुके होंगे कि 75% दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मेरा ये मानना है, जिसको हम नहीं चाहेंगे। इस तरह से ये एक ऐसी बात मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आसानी से यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है। क्योंकि अभी मैं एक चाइनीज़ को सुन रहा था, उसने कहा कि जंग बढ़ेगी तो सर्वाइवल किसी का नहीं होगा, कोई जी। सर्वाइव नहीं करेगा दुनिया में। न्यूक्लियर रेडिएशन इतने होंगे कि दुनिया में कुछ लोग तो जंग से ख़त्म हो जाएँगे, उस अटैक से, फर्स्ट अटैक से। उसके बाद फिर किस तरह की इंसान पैदा होंगे, आप सोचिए कि डेफ एंड डम्ब, बिल्कुल डिसेबल्ड, लूले-लंगड़े लोग, आप उसका तसव्वुर नहीं कर, बहुत भयानक तसव्वुर है, आप समझिए। हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ इस तरह के लोग पैदा हों। अगर ये जंग बड़ा चला, लंबे दिनों तक चला, 1 महीने से ऊपर चला और कई सारी कंट्री आ गई, कुछ ईरान की तरफ से आ गई, कुछ जैसे नाटो कंट्री आ गई एक साथ, तो इंडिया का अपना स्टैंड क्या होगा? बिकॉज़ इंडिया ईरान का भी फ्रेंड है, यूएस का भी है, तो इंडिया का अपना स्टैंड क्या होगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि इंडिया का स्टैंड एक पार्टी की, जो पार्टी इन पावर है, जो उसका लीडर है, जी। वो सब चीज़ें तय कर रहा है। जैसे अगर ट्रम्प तय कर रहे हैं अमेरिका की, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो हर चीज़ को तय कर रहे हैं। ट्रेड डील उन्होंने किया, उन्होंने कोई डिस्कशन पार्लियामेंट से नहीं करा, अपोजिशन से नहीं करा के पहले उन्होंने ये कहा था कि ट्रेड डील में हम किसान के लिए नुकसान नहीं होने देंगे, और जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो हम इम्पोर्ट नहीं करने देंगे ताकि हमारा किसान, लेकिन अब सारे फैसले हो गए। हुँ। तो ये फैसला तो उन्हीं के दिमाग में क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा कंट्री बीच में डिप्लोमेटिक रोल ये अदा करेगा कि जंग को रुकवाए, और शायद ऐसी कोशिश हो रही होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोशिश हो, लेकिन अब ज़माना मजबूरियों का भी होता है, आज़ादी का भी होता है कि हम किस तरह से आज़ाद हैं। हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम वॉर में जाएँ अमेरिका के साथ, इज़राइल के साथ, या हम न्यूट्रल रहें। एक स्टैंड तो हमारा ये आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिल के आए और ये कह के आए, वी स्टैंड विद इज़राइल एंड वी स्टैंड फॉर फ्यूचर टू, उन्होंने ये भी गारंटी करी। तो हुँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये निकालना, हम निकालेंगे कि हम वार होती है तो आपके साथ खड़े होंगे। मैं एक ऑर्डिनरी माइंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ अभी हमारी सरकार ने एक शिप को, जो था ईरानी शिप, उसको रिफ्यूज दिया, उसे बचाया, जबकि एक शिप तो डूब ही गया पनडुब्बी से, ईरान का हुँ। जो नॉन कॉम्बैटेंट था। वो अफ़सोस रहा कि हमारे मेहमान थे, वो मार दिए गए। तो 2 जेस्चर निकल के आए हैं। एक जेस्चर ईरान से हमदर्दी का, एक जेस्चर इज़राइल से के साथ होने का। तो अगर वार लंबी होती है, तो चाइना, रशिया अगर साथ हैं ईरान के, तो हमें ये लगता है कि हमें अमेरिका के साथ जाना होगा। ये हमारी मजबूरी भी हो सकती है जी। पॉलिटिकल पीछे।
हो सकता है वो हमारे बेस अमेरिका माँग ले, तो हम क्या रिफ्यूज़ कर पाएँगे? नहीं कर सकते। अभी जो शिप है वो ईरान जा रही थी, तो हिंद महासागर में उसको मार के डुबा देना, मतलब क्या इम्पैक्ट, मतलब यूएस क्या दिखाना चाहता है कि हिंद महासागर में भी उसका डोमिनेट है? देखिए ऐसा है कि अमेरिकन जो ताकतें हैं उनके अपने बड़े फ्लीट हैं, 5, 7, 8 फ्लीट है और 10 फ्लीट है उनके। जी। वो हुकूमत करते हैं हाई सीज़ पर। हाई सीज़ पर किसी का लॉ नहीं लगता। ये ज़रूर था जो इंडियन ओशन था। इंडियन ओशन मतलब ये नहीं कि हमारा वहाँ डोमिनेशन है। हम हम महसूस करते हैं कि इंडियन ओशन हमारा डोमिनेशन होगा। लेकिन हम इतनी बड़ी नेवल फ़ोर्स नहीं है, जो किसी को ख़त्म कर सकें या किसी का डिफेंस कर सके, अमेरिका के सामने ख़ासकर। वो शिप आया हुआ था एक्सरसाइज़ में या के फंक्शन में आया हुआ था, हमारे मेहमान थे वो लोग। वो जब जा रहे थे तो इधर बेसिस पे अटैक हो चुका था, अमेरिका के लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही वो हाई सीज़ पे निकले, उन्होंने पनडुब्बी से, टॉरपीडो से अटैक कर दिया, उसको डुबो दिया और लोग मारे गए। कुछ श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट करा, हुँ। उनकी मिलिट्री ने, तो कुछ लोगों को बचा लिया। उसका ये एपिसोड है। लेकिन अब ये कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये तो अपने-अपने तरीके हैं सोचने के। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, बट इसके बाद भी उसने चाइना के कुछ शिप को जाने दिया। इंडिया के शिप को रोक दिया, बट इंडिया भी ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ करता था। तो क्या पूरे, मतलब एशियन कंट्री में ये मैसेज नहीं जाएगा कि ईरान हमारे ऊपर तो बैन लगा रहा है और चाइना को ओपन कर रहा है? तो हम भी तो इसराइल के साथ खड़े हैं। हम इसराइल से हम पूरा बिज़नेस न्यूट्रल कर हैं। रहे हैं। हम न्यूट्रल नहीं, हम 40% जो हथियार है वो इसराइल से खरीदते हैं। हमारा 40% जो परचेज़ है वो इसराइल से है। हमारा इसराइल से मोसाद का इन्वॉल्वमेंट है इस कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं है। चीज़ें हम चाहते तो हैं ये चीज़ें हों, अच्छी हों, ईरान से भी हमारा बिज़नेस हो, लेकिन जब आप वॉर के उसमें आ जाते हैं, उस माहौल में, तो आपको तय करना पड़ता है, एक को दोस्त और एक को दुश्मन मानना पड़ता है। हम दोनों को दोस्त बना के नहीं रह सकते। हमें फैसला करना होगा कि हम किसकी प्रायोरिटी दें, किसको साथ रखें और किससे दुश्मनी ले लें। ये तो अल्टीमेटली हमें फैसला करना पड़ेगा। हमें ईरान ने हमें बहुत तेल दिया, बहुत छूट दी हमको। रशिया ने हमें देखिए सस्ता तेल दे रहा था, अब अमेरिका ने कहा नहीं, यू विल नॉट परचेज़ ऑयल विद द यूएसएसआर विद रशिया। और देखिए हमारी गवर्नमेंट ने फ़ौरन कहा हाँ साहब नहीं खरीदेंगे। अब उन्होंने परमिट किया तो हम खरीदेंगे। तो ये है। किसी भी वॉर को जब यूएस लड़ता है, तो हर चीज़, मतलब हर तरफ से वॉर लड़ता है। जैसे टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूएस के पास है। वो टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर देता है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूएस के हैं, वो ब्लॉक कर देता है। मैसेजिंग बंद हो जाते हैं, एक दूसरे इंसान के पास मैसेज नहीं पहुँच पाता है। तो क्या हर एक कंट्री को अपने सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होना चाहिए, इस वॉर को देखते हुए? या फिर मतलब जैसे चल रहा है, वैसे चलते रहना चाहिए? क्योंकि ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में यूएस किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिस तरीके से हो बिल्कुल रहा कर है। सकते हैं। तो क्या कि इस कुछ चीज़ों को अपना, मतलब हर कंट्री को अपना बना लेना चाहिए? देखिए हर कंट्री की लिमिटेशन होती है। जी। दुनिया की जो 2, 4, 5 इकोनॉमी है उसमें एक हमारा भी नंबर है, इंडिया का भी एक नंबर है ना? इसलिए कुछ कंट्रीज़ बहुत छोटे हैं, हुँ। बहुत छोटे हैं, उनकी पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है सभी। तो उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो उनके पास आर्मी भी नहीं है। तो वो तो म्यूचुअल एक्जिस्टेंस का एक फ़ॉर्मूला अपनाती है। जैसे आप यूएई को देख रहे हैं ना, ये 7 स्टेट्स हैं अलग-अलग, जो आपस में ये तय कर लिए शारजाह, दुबई, रस अल खैमा, फुजैरा, है ना? अबू धाबी, ये सब मिलके इन्होंने एक बना लिया है कन्फेडरेशन कि हम सब लोग साथ रहेंगे और इस तरह से साथ रहेंगे कि सबका बिज़नेस होता रहे, सब सर्वाइव करें अच्छी तरह से। इसी तरह से और लोग भी आपस में जैसे अफ्रीका में हैं, बहुत से कंट्रीज़ आपस में वार नहीं करते, नहीं लड़ते और वो सुकून से रहते हैं। ऐसे बहुत सारी बड़ी कंट्री भी जैसे इंडिया है, इंडिया के पास इतने रिसोर्स हैं कि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म्स बना सकता है। बट फिर भी इत सब कुछ जानते हुए भी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर, किस हद तक सही है ये? देखिए ऐसा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। जी। एक वो लोग हैं जो धर्म, फ़ेथ हुँ। को लेकर ज़िंदा रहते हैं। वो हर काम अपने फ़ेथ से, अपने धर्म के ज़रिए करना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो हर तरह से साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं। हुँ। साइंस इसी तरह से वहाँ साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत हो चुका है। यूरोप में जो साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, तभी तो यूरोप ने दुनिया में रूल किया। आप देखिए दुनिया में फ्रेंच कॉलोनी, पोर्चुगीज़ कॉलोनी, स्पेनिश कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी यही तो थी।
भई ये दुनिया में कितनी काल वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सारी कॉलोनीज़ ख़त्म होती चली गई, चरमरा गई सिस्टम। इसी तरह जो अब वॉर हो रही है, अगर ये वॉर 2, 4, 6 महीने बढ़ेगी, तो उसके अंदर आप ये देखिए बहुत से कंट्रीज़ का डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगा और लोग इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देंगे, जो आज नहीं है। तो जो ह्यूमन राइट्स का एक थ्योरी है दुनिया में कि भई सब लोग आज़ाद हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, उस तरह से दुनिया दौड़ पड़ेगी और जल्द को ये रियलाइज़ कि भई वॉर एक बुरी चीज़ है। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, कुछ हो ना हो, दुनिया का जो आज वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बदलेगा। आप ये समझिए, ये लड़ाई इसी तरफ जा रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर कितना बदलता है, कितना लोग रियलाइज़ करते हैं, कितना पीस में रहते हैं। आज देखिए ना भई कोविड में हमने देखा कि कितना लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे सारे कोई दवा भेज रहा है कंट्रीज़ को, हमारे कंट्रीज़ ने बहुत सी जगह वैक्सीन भेजी, फ्री भेजी, जी। भेजी नहीं भेजी हमारे। तो जब ऐसी कोई मुसीबत आती है तो सब लोग ह्यूमैनिटेरियन एंगल अपनाते हैं और जब सुकून से हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि हम क्यों ना लड़ लें। तो लड़ना, फिर मिलना और फिर लड़ना ये एक प्रोसेस है। लाइफ इज़ ए कंटीन्यूअस स्ट्रगल। अब वो स्ट्रगल कैसे हो, इसके अपने डायमेंशंस हैं अलग-अलग। अभी मैंने कल का एक न्यूज़ देखा था कि यूएस से एक न्यूज़ आया था, यूएस एम्बेसी की तरफ से आई थिंक आया था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, कि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज़ कर सकता है कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं कि हम रसिया से ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। हुँ। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना एक स्टैंड है। फिर यूएस की तरफ से एक मतलब एक जैसे लग रहा है उसने मुझे ऑर्डर हम इंडिया को ऑर्डर दिया है कि आप इतने दिन तक परचेज़ कर लो उनसे, फिर आप वापस आ जाना। हम एक सॉवरेन नेशन है। जी। हमें अपनी किस्मत को, अपने फैसलों को खुद तय करना है, खुद लेना है। ये दुनिया में बड़ा सवाल हो गया है, किस तरह से डिक्टेट कर रहा है, किस तरह से अमेरिका का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर आया था, वो किस तरह से एड्रेस कर रहा है कि हम इंडिया को चाइना नहीं बनने देंगे। जी। उनका कहना ये था कि चाइना को हमने ग्रो होने दिया। जब ट्रेड शुरू हुआ, तो चाइना ने ये किया कि अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मज़बूत कर लिया, अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर लिया। लेकिन चीज़ें उसने स्किल, साइंस की चीज़ें उसने इम्पोर्ट करी दुनिया से और अमेरिका से भी मदद ली और वो एक पावरफुल नेशन दुनिया बन गया। तो उसका कहना था हम इंडिया को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे, जी। ये चैलेंज था। अब आप इस बात को ऐसे ही समझ लीजिए, ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है अमेरिका की कि वो उनके टर्म्स पे काम करे, इसलिए वार हो रही है। वार की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो उनकी बात को मानता नहीं है, गलत है सही। उनका कहना है क्यों नहीं मान रहे? हाँ, हम ही कह रहे हैं आपसे कि आप एटम हम नहीं बनाएँगे, तो आपको कह रहे थे जी हुज़ूर हम नहीं बनाएँगे। जी। ईरान ऐसा नहीं कह रहा, वो कह नहीं हम तो बनाएँगे, हम खुद फैसला करेंगे, हम आपकी कुछ बातें मानते हैं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा साहब हम 2 बातें आपसे नहीं क करेंगे जब जो पैक्ट हो रहा था क्यों रुका? एक तो मिसाइल के बारे में आप हमसे बात नहीं करेंगे कि हम ये मिसाइल नहीं बनाएँगे। उन्होंने एक शर्त ये रखी जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि ट्रेड के बारे में आप हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। दूसरी और उन्होंने शर्त लगाई कि इस बारे में बात नहीं होगी, आप बक़िया बारे में हमसे तय कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि इमाम अली ख़ामेनी कोई पागल आदमी था जो सब बातें वो एक लिमिटेशन तक जाना चाहते थे, इस दायरे में हम ज़रूर आपसे एक ऑनरेबल वही कहते हैं आप हमको अच्छी तरह से बराबरी से बात करिए, ये मत करिए कि आप ऐसा मत करिए, आप हमें डिक्टेट मत करिए। लड़ाई इतनी सी थी। तो जो इमाम अली ख़ामेनी साहब की जो मार्टरडम है, जो उन्होंने अपनी जान दे दी, वो इसलिए दे दी कि लिव विद डिग्निटी। उनका एक मैसेज यही है ब्रॉड एंड क्लियर कि ज़िंदा रहो तो इज़्ज़त से रहो, वरना मर जाना बेहतर है। यही मैसेज है उनका दुनिया को। मैं यही समझता हूँ जो उनका एंगल है। खैमनी साहब ने कुछ टाइम पहले अप्रॉक्स 1 ईयर पहले उन्होंने मतलब ये अनाउंस कर दिया कि दूसरा सुप्रीमो का चयन करके उसको लॉक करके रख दिया था। क्या उनको इस बात का था अंदेशा, हमें ख़त्म किया जा सकता है? देखिए अभी कुछ दिन पहले जो वार हुई थी हुँ। और बाद में भी हुई और वार हो रही है। उन्होंने ये रिस्क लिया कि हमें दुनिया से मिटाया जा सकता है। भई अगर 2-4 एटम बम मार देंगे तो ईरान की सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। बैरन लैंड हो जाएगा। आप आइए फिर तेल का कारोबार करिए, जो चाहे करिए, अमेरिका जो चाहे कर सकता है। पॉइंट ये है, उन्होंने ये रिस्क लिया और इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। जब उनसे कहा गया कि आप बंकर में रहिए, तो उस उन्होंने ये कहा अपने मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से जो कंट्री का है, उससे कहा कि क्या 9 मिलियन लोगों को बंकर में भेज सकते हो? अगर उन सबको भेज दो तो मैं भी बंकर में रह लूँगा। तो ये बात है, एक मिसाल है उस बार उनकी बहादुरी की मिसाल तो दुनिया में दी जाएगी आने वाले वक़्त में भी। जी, बिल्कुल।
सर इस वॉर को देखते मतलब हम लोग डिस्कस मतलब हम लोग को पता चला कि ये वॉर स्टार्ट हुआ ईरान यूएस का, इसके बीच में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या मैटर हो गया? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, ये लड़ाई अफ़गानिस्तान का, वहाँ बहुत से अफ़गानी रहते थे, पाकिस्तान के अंदर बहुत आराम कर रहे थे। जो अफ़गान वार हो रही थी अमेरिका की, उस ज़माने में अफ़गानी बहुत भाग के रिफ्यूज ले चुके थे पाकिस्तान में, और एक पावर बन रहे थे, एक ताकत बन रहे थे। तो बात को पाकिस्तानियों ने निकाला, वापस भेजा अफ़गान में, तो एक गुस्सा ये था। दूसरा ये है कि अफ़गान एक अजीब-सा कंट्री है। वो कहाँ किससे लड़ जाए। आपने देखा नहीं कि वो जब अमेरिका से भाग रहे थे, तो प्लेन में लटक गए वो लोग। आप इसको क्या कहेंगे? कुछ सिनर माइंड के लोग, जहाज़ चलने वाला है, उस पे लटक गए कि हमें भी लेते चलो। क्योंकि वो कुछ अफ़गानियों ने तालिबान के अगेंस्ट काम किया था अमेरिकन एजेंट्स के तौर पर। तो वो चाहते थे तालिबान हमें मार डालेंगे, तो भैया हमें ले जाओ। तो जहाज़ में बहुत से भर गए, बहुत से उसमें लटक गए, लटक के ख़त्म हो गए। इसको क्या कहेंगे? वो बड़े अजीब से लोग हैं, बड़े वहशी लोग हैं, और इसीलिए वो शायद 20 साल लड़ पाए अमेरिकन से। आपको एक और बात बता दूँ ऑडियंस को भी, मैं अमेरिका गया तो मुझे पता ही चला, अफ़गान्स को सबसे आसानी से वीज़ा मिल रहा है अमेरिका में। हुँ, कौन से अफ़गानियों को? जिन्होंने अमेरिकन्स की मदद की थी। ओके। वीज़ा भी देते हैं, फिर रहने का मकान भी देते हैं, और फिर उनके सर्वाइवल का खर्चा भी देते हैं। ये बात आपको सुन के कैसी लग रही थी? मैं तो सरप्राइज़ था कि हाँ, ऐसा भी होता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया में हर जगह है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ दुनिया के हर नेशनलिटी का आदमी मिलता है। वहाँ चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं। वो बड़ा अजीब-सा कंट्री है। वहाँ की सोसाइटी तो ज़बरदस्त है। हम वार के पॉइंट पे कुछ भी कहें, अमेरिका ने दुनिया को एक डायरेक्शन दिया है, और वहाँ फ्रीडम भी है। वहाँ कोई ट्रंप को खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। वहाँ अमेरिकन सरकार के खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जी। जंग बंद करो। ये आज़ादी किस मुल्क को दे सकते हैं? क्या कोई मुल्क आज़ादी देगा कि जंग में हो रही हो और पब्लिक अपोज़ कर रही हो कि नहीं, जंग हमें नहीं करना है? तो ये फ्रीडम जो है, डेमोक्रेटिक राइट्स है। वहाँ के जज कह रहे हैं कि नहीं भई ये गलत है। एपिस्टीन की फाइल्स खोली जा रही है जुडिशियल डिपार्टमेंट से। क्या पॉसिबल है यहाँ का, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सकता है सरकार के खिलाफ? आसान नहीं होगा। कहना आसान है इन प्रिंसिपल, लेकिन जब करने पे आए तो आसान नहीं है चीज़ें। सरकार कहीं न कहीं डोमिनेट करती है चीज़ों को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आप समझिए। ट्रंप को पता है कि मेरा मतलब लास्ट प्रेसिडेंट का हो, क्योंकि यूएस का रूल है 2 ही बार प्रेसिडेंट कोई रह सकता है। तो क्या ट्रंप ये चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक बिज़नेसमैन भी हैं, तो क्या वो ये चाह रहे हैं कि जो करना है इसी बार में करके ख़त्म करूँ? देखिए, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। जी, हमें नहीं मालूम है, हम दूर बैठे, हम तो तमाशबीन हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, ऐसे ही हमें वॉर का मैच देख रहे हैं। जी। उसमें हमारा रोल क्या है? हमारे हम किसी को शोर मचाएँगे कि हाँ भई जीत गया, किसी के हार पे रोएँगे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो उनकी अपनी मजबूरी क्या है, जो मैंने पहले कहा कि ज्यूइश लॉबी ये चाहती थी कि वॉर हो, नेतन्याहू चाहते थे। उनकी कुछ कमज़ोरियाँ थी, या वो ब्लैकमेल किए गए या नहीं किए गए, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा। वो कैसे सोचते हैं? आप देखिए ना, दुनिया के लोग अलग-अलग तरह से सोचते हैं। हुँ, भई ख़ामेनी साहब ने जान दे दी अपनी, अपने मौत के मुँह में चले गए। ये एक सोच थी ना, सही उनकी बात। हिम्मत थी, शहादत का जज़्बा था। ये और कौमों में नहीं है, और लोगों में नहीं है। जापान के जब जंग हो रही थी, तो पर्ल हार्बर पर सुसाइड का जो अटैक हुआ, जो एटम बम मारा अमेरिका ने, वो पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया जापानीज़ ने, और बहुत से सुसाइडल जो थे पायलट, वो जहाज़ को लेके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। तभी तो उसका रिज़ल्ट आया था। उससे पहले दुनिया नहीं सोचती थी कि सुसाइड बॉम्बिंग भी कोई होती है, जहाँ इंसान अपनी जान दे देते हों। ऐसा पहली बार हुआ दुनिया ने देखा। सही बात तो है। हर आदमी के सोचने का एक दायरा होता है। वो उससे बाहर रह के नहीं सोच सकता। दूसरा, और हम क्या सोचते हैं, ये हमारी बस में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर द्विवेदी, हम क्या सोचते हैं, ये हमारे बस में भी नहीं है। तो ये जो एक इंसानी नफ्सियात का एक डायमेंशन है, ये बड़ा अजीब है। जी। मैं चाहता तो ये सोचूँ, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत से थॉट आते हैं, मेरे कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो मैं नहीं चाहता। तो इस तरह से इंसान। मतलब दिखता है कि यूएस पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है, वो ऐसा दिखाता है। क्या मतलब ट्रम्प पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के
के लिए सोच रहे हैं और नेतन्याहू केवल ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, अभी तक नेतन्याहू उस पे नहीं आ रहे हैं टीवी पर, जी। जंग चल रही है। ये भी खबर आ रही है कि कहीं वो ज़ख्मी हैं या खुदा न खास्ता डिवाइस हो चुका है, जो भी हुआ भई ये तो वॉर में हमें हमें कोई कहने का हक नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, शॉर्ट ऑफ नॉलेज है। सीएनएन को पाबंदी लगा दी है, जर्नलिस्ट को इज़राइल का फ़ोटो भेजने पर 5 इयर्स की सज़ा है। इधर आपने कोई अगर यहाँ फ़ोटो शूट किया और दुनिया में भेजा तो आपको 5 साल की सज़ा है, मालूम है आपको? इतनी सख्ती है, इतनी वहाँ की मीडिया, वहाँ जो लोग मर रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, गाए-बगाए वीडियो आ रहे हैं, वो इसलिए कि कहीं फ़ौज में डिमोलाइज़ेशन ना फैल जाए, कहीं लोग ये ना मान लें कि इज़राइल जंग हार चुका है या हार रहा है, जो भी है, तो लोगों को शॉक पहुँचेगा और इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। दुनिया को नहीं मालूम कि तेल अवीव में कितने लोग मर चुके हैं। अभी एक इंडिया मीडिया में देख रहा था, जो बेचारा बच के आया है हमारा जर्नलिस्ट, उसने खुद बताया कि बंकर से भी लोग मर रहे हैं वहाँ, हुँ। इज़राइल में, तो आप इसको क्या कहेंगे? यूएस के पास बहुत सबसे पावरफुल मतलब हथियार वेपन्स हैं। ईरान के पास में छोटे-छोटे वेपन्स हैं जो उसको मतलब काउंटर अटैक में यूएस को बहुत पावरफुल वेपन्स चलाने पड़ रहे हैं। तो अगर कोई कंट्री छोटी कंट्री है तो वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए इस चीज़ पे मतलब निर्भर कर सकता है कि हम छोटे-छोटे वेपन्स ढेर सारे बना लें जिस तरीके से आज ईरान ने बनाया। दुनिया सबक ले रही है ईरान जी। से और लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि ईरान मुकाबला कैसे कर रहा है दोनों कंट्रीज़ का। ये तो फ़ॉरगॉन कंक्लूज़न था, लोगों ने ये मान लिया था कि वो अमेरिका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और आज वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन मुकाबला करने के लिए हौसला चाहिए, मुकाबला करने की कुर्बानी देने का जज़्बा चाहिए और मुकाबला करने के लिए एक अच्छे हथियार चाहिए। जी। ईरान ने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, तब वार हो रही है। अब देख रही है वो कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने। लेकिन वो उनका एक तजुर्बा वार का इराक से भी हो चुका है, हुँ। जो अमेरिका ने कराई और लोगों ने कराई। 8 साल वार चली थी, लोग भूल गए उस वार को। मैं बहुत फ़ॉलो करता था उस ज़माने में वार को और मैंने देखा कि ईरान के 17-18 साल के लड़कों को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया और वो लोग जाके इराक से वार करते थे। वार वार हारे नहीं वो 8 साल। और जाने दी उन्होंने। वो खूनी वार कहलाती है, मुझे याद है उसके बारे में तो खूनी वार। उसमें नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के मारे गए, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था लड़ने का, लेकिन जज़्बे से चले गए वो। ईरान ने भी बोला था कि हम 20 साल से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यूएस को कि किस तरीके से वार लड़ता है। इसीलिए मैं पीछे ना हट करके हमें सब पता है कि यूएस कहाँ-कहाँ से अटैक करेगा, कैसे-कैसे करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें पता है, जी, एकदम जी। कोई शक नहीं, बिल्कुल उनको सब पता है, सब तैयारी है उनके पास, लेकिन हौसला है जान देने का ना। यूएस भई किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी हथियार को चलाएगा तो इंसान, सही बात। बहुत से ऑटोमेटिक वेपन ज़रूर आ गए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने अमेरिका के रडार सिस्टम को पैरालाइज़ कर दिया। जो उनकी आँखें थी, वो आँख को फोड़ दिया जिसको कहेंगे आप, ब्लाइंड कर दिया। तो ये सब जो बेसिस से ये सब अमेरिका की आईज़ थी, वो बैठे-बैठे वहाँ कंट्रोल कर रहे थे। अब वो वहीं से प्लेन चले, वहीं से बम उनका बी-52 चले और वो वहाँ बॉम्बिंग करे और ज़ाहिर है ईरान एक बड़ा कंट्री है, तो कितना नुकसान करेगा? वो सब महीनों लगेंगे नुकसान करने में ना, उसको तबाह करने में। बंकर तो ईरान में भी होंगे, ऐसा तो सही नहीं बात। नहीं होंगे। अभी जो कंट्री वॉर में फँसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन भी रह रहे हैं। अगर ये वॉर बहुत दिनों तक चला, तो क्या होगा? वो लोग उन लोगों को कैसे मतलब क्या उनके साथ क्या होगा? ज़ाहिर है वॉर अगर लंबी होगी, लाइफ पैरालाइज़ हो जाएगी। ज़ाहिर है इंडियन सर्विस कर रहे हैं ना, नौकरी तो है अरब में, जी। हुक्मरान तो नहीं है ना। तो ज़ाहिर है वहाँ की इंडस्ट्री बंद होगी और काम खत्म होगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा और वो भेजा जाएगा इंडिया वापस। तो यहाँ जितनी लेबर है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड उनमें और इज़ाफ़ा हो जाएगा। वो लोग यहाँ आ जाएँगे, हम ऐसा सोचते हैं ना हो ऐसा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट देते हैं, वो जो लाखों करोड़ों है, मैं 1.5 करोड़ मेरे ख़्याल से अरब वर्ल्ड में हमारे लोग हैं जो वहाँ नौकरी करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आ जाएँगे, 75% भी आ गए, ऐसा ना हो खुदा करे, आ गए तो नेचुरली यहाँ एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी हो जाएगी अनएम्प्लॉयड लोगों की और हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। क्या आप जानते हैं कि केरला स्टेट की इनकम जो है 2/3 वो रेमिटेंसेस से है। जो केरलाइट पैसा भेजते हैं, स्टेट की इनकम 2/3 तो उन्हीं वजह से है। ये आज से 20 साल पहले मैंने पढ़ा था। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ। अब वो कितने परसेंटेज है, ज़ाहिर है 10-20 2-4% बढ़ी गई होगी। हमारी केरलाइट नर्सेज़ वहाँ, हमारे मज़दूर वहाँ, हमारे बिज़नेसमैन वहाँ, भाई जो लुलु माल का मालिक है केरलाइट, वो हमारा
केरलाइट है ना यूसुफ अली, जिसका यहाँ लुलु माल है लखनऊ में, जी। और उसके कितने मॉल वहाँ चलते हैं, कितने इंडियंस वहाँ नौकरी करते हैं। तो दुबई में कितने इंडियंस हैं, कितना पैसा लगा हुआ है हमारे लोगों का। हमारे लोगों ने बहुत पैसा जा रहा था दुबई अभी, यहाँ प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो हमारे बहुत पैसे वाले लोग बहुत चले गए बाहर, ये सिटीज़नशिप छोड़ के चले गए, उन्होंने दुबई को होम बना लिया अपना, तो वो सबको वापस आना होगा ना। अभी एक थ्योरी था कि दुबई अपने आप को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करता था कि वी आर सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यस। ये भी थ्योरी क्या खत्म हो गया इस वार के बाद में? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ, मैं भी जी। दुबई इत्तेफ़ाक से 1 महीना भी नहीं गुज़रा मुझे अभी आए हुए, 15-20 दिन हुए हैं मुझे आए हुए दुबई से, और मैं रहा वहाँ दुबई में। तो मैंने देखा कि लाइफ़ वाज़ वेरी गुड, सिक्योर्ड लाइफ़, क्लीन लाइफ़, और वहाँ दुबई में मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आप यकीन मानें कि कौन किस मज़हब का है या किस बिरादरी का है। ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था, इस तरह से वहाँ की ओपन लाइफ़ थी और अच्छी लाइफ़ थी, और इंडियंस वर डूइंग वेरी वेल, और डॉक्टर्स भी थे, हर बिज़नेस में थे इंडियंस। मुझे तो अरब कहीं-कहीं नज़र आते थे शेख लोग, ज़्यादातर तो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी और सब लोग थे, और रशियंस बहुत आ गए, यूक्रेन से बहुत लोग आ गए वहाँ पर। ये था, तो इट वाज़ अ गुड कंट्री, लेकिन ठीक हो जाएगी, हालात जंग रुकेगी तो सब बेटर होगा, मुझे उम्मीद है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी इज़राइल गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इज़राइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है। इसके जी, पीछे का कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्या है? देखिए ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो उन रेफरेंस में कहा कि हमारे यहाँ ज्यूज़ जो है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हैं, जी। सेटलर्स हैं, बहुत साल पहले आ गए वो। कुछ बुलाए भी जाते हैं कि वापस आप यहीं आ जाइए, इज़राइल चले आइए, क्योंकि दुनिया के जो ज्यूज़ हैं, वो इसराइल से ज़रूर कनेक्शन रखना चाहते हैं, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो ज्यूज़ हैं इंडिया में, जो रहते हैं, वो उनके लिए इज़राइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है, क्योंकि यहाँ उनकी शादियाँ हो गई और यहाँ वो पैदा हुए, और इसलिए उन लोगों के लिए कहा गया था ये सेंटेंस। ये लेकिन ये काट के उतना फादरलैंड मदरलैंड मीडिया दिखा रहा है, उसके आगे पीछे के लोगों को पता नहीं है। सर जी, अभी ये वार हो रहा है, जो लोग वार को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी देखा हमारे जो रेप्यूटेड मीडिया कंपनी हैं, वो अभी एक कुछ मीडिया कंपनी ने दिखाया कि बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक हो गया। हम कहाँ से फॉलो करें इन चीज़ों को? एज़ ए जस्टिस आप इसको बताइए कि गलत न्यूज़ को दिखाना किस हद तक सही है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रॉब्लम है। जी। ये प्रॉब्लम हमें खुद तय करना है कि जो न्यूज़ एजेंसी कौन-सी है, और फ़ौरन हम सेंसिटिव ना हो जाएँ उसके बारे में। हमको सिलेक्टिव होना चाहिए, और इस तरह की न्यूज़ चैनल से बचना चाहिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ फैलाते हैं, जो सिर्फ़ नफ़रत फैलाते हैं, और वॉर की गलत न्यूज़ देना भी तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, जो फैलाना है, उसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आप डिसेमिनेट करते हैं, लोगों को परोसते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी एक बॉडी होनी चाहिए इंडिया में, जो उस पे नज़र रखे और ऐसे लोगों को वो रोक दे, ब्लॉक कर दे कि वो इस तरह की न्यूज़ ना दे पाए। तो ये हर एक की ज़िम्मेदारी है, हमें इस ज़िम्मेदारी को बचना है, और बेइज्जत व्यूअर हमको फ़ौरन न्यूज़ को नहीं मान लेना है जो हमारे सामने आ रही है। हम यही कर सकते हैं, हम क्योंकि हमारे बस में नहीं है, इंटरनेट हमारे बस में नहीं है, जो मीडिया एजेंसी है वो हमारे बस में नहीं है। हम तो रिसीविंग एंड पे है ना, हम डिक्टेटिंग टर्म्स पे नहीं है। लेकिन हमें ऐसी न्यूज़ को ब्लॉक करना चाहिए, और कम से कम हम ये कर सकते हैं कि उस न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जी, अ, वॉर किसी भी इंसान के लिए भी, किसी भी मुल्क के लिए मेरा मानना है सही नहीं होता है। इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। जी। आप हमारी कंट्री में जो लोग वॉर को फॉलो कर रहे हैं और वो एक तरफ़ा बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया को इधर चला जाना चाहिए, इंडिया को उधर चले जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मतलब अफ़वाह भी उड़ा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमें दुनिया में नॉन-अलाइन्ड रहना होगा, हमें दुनिया में न्यूट्रल रहना होगा, हमें किसी भी वॉर का हिस्सा नहीं बनना है। हमें ना तो खड़े होना है ईरान के साथ, ना खड़े होना है इसराइल के साथ। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आग पर पानी डालें, जी। क्योंकि जंग करना हमारे बस में नहीं है। जंग बढ़े तो नुकसान सबका है, जी। और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, ह्यूमन रेस के लिए खतरा है सबसे बड़ा इस तरह की वॉर, क्योंकि हम न्यूक्लियर एज में हैं, इसलिए कुछ दिन लड़ लिए,
अब खामोश बैठो और इंसानियत जो हमें मिली है ज़िंदगी, इसको अच्छी तरह से रहो और विद कंपैशन रहें। और हेट्रेड के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बात कही है, उसने कहा कि हेट्रेड कैन नॉट बीट हेट्रेड, ओनली लव कैन बीट हेट्रेड। मुझे ये हमेशा से लोगों को याद रहता है उसका, जो उसने कहा, हमें मोहब्बत से नफ़रत को ख़त्म करना है और मोहब्बत को दुनिया का पैगाम देना है। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अहिंसा में बिलीवर है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महावीर जैन का देश है, ये और ऋषियों मुनियों का देश है जिन्होंने हमेशा इंसानियत को पैगाम दिया। इसीलिए हमारे भारत में मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब पलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रेस रहती हैं, जिससे मिल के हमारा देश बनता है जिसको हम भारत या हिंदुस्तान कहते हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी उल्टी-सीधी न्यूज़ आपके पास पहुँच रही हैं, उससे बचें और जो रेपुटेटेड कंपनी हैं, मीडिया कंपनी हैं, उनको फॉलो करें और हमारे इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो आपने देखा, माज़ी के हादसात को भुला दीजिए, जब भी मिले कोई मुस्कुरा दीजिए, दुनिया में आए हैं तो कुछ खिला दीजिए, माल और ज़र को अपने लुटा दीजिए। और आखिरी शेर है, आना नहीं है इस बज़ में दोबारा लौटकर, आना नहीं है इस बज़ में दोबारा लौटकर, या आप पहली और आखिरी ज़िंदगी है, आना नहीं है इस बज़ में दोबारा लौटकर, फिर काहे को किसी से गिला कीजिए, फिर काहे को किसी से गिला कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।